اللہ ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। जो भी इसको करेगा डेली बेस पे 1 घंटे के लिए अपना 24 घंटों में से 1 घंटा निकाले और योगा की प्रैक्टिस करे, तो फिर उसको पता लगेगा इससे क्या फ़ायदे हैं। बेसिकली योग का मतलब होता है मिलाना, जिस्म, रूह और दिमाग का मिलाप होता है। अब जब पोस्चरिंग करते हैं, आसना की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें कोशिश यही होती है योगा प्रैक्टिशनर की कि आसन करते हुए, पोस्चरिंग प्रैक्टिस करते हुए उसका दिमाग, उसका जिस्म, उसकी रूह एक पॉइंट पे यकजा हो जाए। इसके अलावा योगा में प्रैक्टिस करते हुए, पोस्चरिंग करते हुए ब्रीदिंग के ऊपर आपको ख़ास ध्यान देना होता है कि इनहेल आपने कहाँ करना है, एक्सहेल कहाँ करना है और ब्रेथ को होल्ड कहाँ रखना है आपने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक के साथ योगा आसना करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको सही मिलेगा योगा का। और अगर आप प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो फिर आप योग पोस्चर से सही तरीके से बेनिफाई नहीं कर सकेंगे अपने आप को। योगा में अब इसमें पोस्चरिंग जो है वो तीसरे नंबर पे है। 8 लिम्स ऑफ योगा, जिसमें पोस्चरिंग या आसना थर्ड नंबर पे है। उसके साथ आ जाता है प्राणायाम, यानी कि ब्रीदिंग टेक्निक, फिर फोकस है, इसी तरीके से मेडिटेशन आ जाती है और आगे भी कुछ चीज़ें हैं, स्टेजेस हैं योगा की, जो जैसे जैसे योगी उसमें इन्वॉल्व होता जाता है योगा में प्रैक्टिस में, वैसे वैसे उसके आगे मज़ीद एक्सप्लोरेशन होती जाती है और योगा प्रैक्टिशनर की दिलचस्पी भी उसमें बढ़ती जाती है। अब योगा की एक दिलचस्प बात ये भी है कि अक्सर लोग यही समझते हैं कि योगा सिर्फ वेट लूज के लिए फ़ायदेमंद है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर किसी इंसान का वेट उसके कद के हिसाब से कम भी है, तो योगा प्रैक्टिस और साथ नॉर्मल सिंपल डाइट उसका वेट इंक्रीज भी करेगी और अकॉर्डिंगली जिस तरह उसका कद है उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा उसको। यानी कि योगा वजन बढ़ाता भी है और वजन कम भी करता है। अगर आप ओबेसिटी की प्रॉब्लम का शिकार हैं, मोटापा है आपको, तो योगा प्रैक्टिस, रेगुलर योगा प्रैक्टिस जो है, प्रॉपर योगा प्रैक्टिस जो है, वो आपको वजन वेट रिड्यूस करने में भी काम आएगी और 100% श्योरिटी है कि आपका वेट आपके कद के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको थोड़ी सी अपनी डाइट के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। सिंपल डाइट जितनी होगी उतना ही फायदा होगा। अब आसनास करते हुए कुछ टेक्निक्स भी होती हैं स्ट्रेचिंग की, फ्लेक्सिबिलिटी की, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और स्ट्रेचिंग में अगर देखें हम तो आपकी बॉडी इंसान की जितनी फ्लेक्सिबल होगी उसको उतना ही सेहतमंद वो अपने आप को इंसान महसूस करेगा। यानी कि योगा बेसिकली फ्लेक्सिबल बनाता है। फ्लेक्सिबिलिटी से फ़ायदा ये होता है कि आपके जो टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, वो लचकदार हो जाते हैं। फिर जब आप आसना की प्रैक्टिस करते हैं विद ब्रीदिंग, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है आपकी पूरी बॉडी में, एक-एक टिश्यू में, एक-एक जगह पे, हर एक जगह पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, प्यूरिफाई होके। जब जितना ब्लड क्लियर होगा, जितना प्यूरिफाई होगा, उतना ही आप सेहतमंद होंगे। ये मेन की पॉइंट है योगा प्रैक्टिस का। योगा सिर्फ पोस्चरिंग नहीं है, इसमें ब्रीदिंग खास अहमियत की हामिल है। ब्रीदिंग का मतलब ये है कि जब आप पोस्चर कर रहे हैं तो आपने किसी जगह पे आपको डीप इनहेल करना पड़ता है, किसी जगह पे डीप एक्सहेल करना पड़ता है आपको। कुछ आसन ऐसे हैं जिसमें आपको ब्रीथ होल्ड भी करना पड़ता है ब्रेथ को कुछ वक़्त के लिए, 10 से 15 सेकंड के लिए, या जितना भी आप कर सकें। इसी तरीके से आसना की प्रैक्टिस की जाती है और जितना आप प्रैक्टिस में अपने आप को मुलव्वस करेंगे, जितना गहरा उसमें उतरेंगे,
اتنے ہی یوگا کے فوائد آپ کے سامنے کھل کے 1 بائی 1 کر کے آتے رہیں گے۔ مجھے 4 سال تقریباً ہو گئے ہیں یوگا پریکٹس کرتے ہوئے، اور ان 4 سالوں میں جب سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے اس کے بعد سے الحمدللہ 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 میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی میڈیکل اسٹور سے جا کے کوئی پین کلر ٹیبلٹ تک یوز نہیں کی یوگا پریکٹس کے بعد، اور آج بھی میں الحمدللہ یوگا پریکٹس ریگولر کر رہا ہوں۔ اگر ہم آج کل کی جو کامن ڈیزیزز ہیں، بیماریاں ہیں، ان کی طرف آتے ہیں، جس طرح بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گئی، شارٹک پین ہو گئی، فریزنگ شولڈرز ہو گئے، ہیڈک ہو گئی، انزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں کنٹرول ہیں اگر آپ یوگا پریکٹس کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ ڈپریشن، انزائٹی ہر انسان کو ہوتی ہے، ہر لمحے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جو آتی ہے، اس کے اوپر آتا ہے، یوگا کرنے والے کے اوپر بھی آتا ہے اور دوسرے کے اوپر بھی آتا ہے، بٹ فرق صرف اتنا ہے کہ جو پریکٹس نہیں کر رہا ہوتا، فزیکل فٹنس کی ایکسرسائز نہیں کرتا، اسپیشلی میں یوگا کی بات کروں گا، وہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کو اس ڈپریشن کی سچویشن سے نکلنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ نکل بھی نہیں سکتا، اس کو خدا نخواستہ ہارٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے، اس کو شوگر بھی ہو سکتی ہے، اس کا بلڈ پریشر لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ اور یہی فرق ہے کہ جو یوگا پریکٹس ریگولر کرتا ہے اس کے لیے ڈپریشن انزائٹی کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو ہینڈل کرنا، اس کو کنٹرول کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے ایک اس آدمی کی نسبت جو یوگا پریکٹس نہیں کر رہا۔ سو میری تو سب سے یہی ہے کہ درخواست ہے کہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، یوگا پریکٹس کریں، نہیں کر سکتے یوگا پریکٹس کو فزیکل ایکٹیویٹی ضرور اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اپنے آپ کو ضرور دیں، اپنی باڈی کو دیں، اپنے جسم کو دیں، اپنے دماغ کو دیں، اپنی روح کو دیں۔ یوگا جو ہے واحد ایکٹیویٹی ہے فزیکل ایکٹیویٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، روح کی ایکٹیویٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ کرنے کے بعد آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، آپ انجوائے کرتے ہیں، آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ ادروائز آپ رننگ اگر کر کے آئیں تو آپ کو تھکاوٹ ہوگی، یوگا میں یہ چیز نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں اگر سینے کی ہم بات کرتے ہیں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ رننگ کرتے ہیں آپ کا جسم بیٹ ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو پیوریفائی ہو گئی ہے، جو دوسری چیزیں تھیں نقصان دہ وہ آپ کے جسم سے نکل چکی ہیں، اور یہی چیز یوگا میں بھی ہے۔ آپ ایک جگہ پہ ایک 6 بائی 6 کے میٹ کے اوپر 1 گھنٹہ پریکٹس کریں یوگا کی، یوگا آسنا کی، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ دوڑنے سے وہ زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک۔ باقی ہر ایک کو اختلاف رائے کا حق ہے، اگر آپ رننگ کو پسند کرتے ہیں آپ بے شک رننگ کریں، بٹ یوگا میں یہ ہے کہ آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے میٹ کے اوپر لیٹ کے بیٹھ کے کھڑے ہو کے مختلف پوسچر کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اور وہی فائدہ بلکہ اس کے ڈبل فائدہ آپ حاصل کرتے ہیں جو آپ ڈیلی رننگ سے کرتے ہیں پورے۔ پھر اس کے علاوہ یوگا میں آپ پرانایام آ جاتے ہیں جس میں کپال بھاتی پرانایام شامل ہے، انلوم ولوم یا آلٹرنیٹ بریدنگ شامل ہے، بھستریکا پرانایام ہے، اور بھی کافی سارے اجائی ہے، اور کافی سارے پرانایام ہیں۔ اب اس میں بھستریکا جو ہے وہ اتنا پاورفل پرانایام ہے، بریدنگ ٹیکنیک ہے، اس کی پریکٹس ہے کہ اس کو اگر آپ ڈیلی کرتے ہیں 5 منٹ سے لے کے 15 منٹ تک آپ بڑھا سکتے ہیں اس کو، تو یقین کریں گے آپ کے جسم میں اگر کینسر کے سیلز بھی ہوں گے تو ان کو بھی جلا کے خاک کر دے گا، اور جسم کو آپ کینسر سے نجات دلا دے گا، یہ اتنا پاورفل پرانایام ہے۔ اگر ہم کپال بھاتی کی بات کریں تو انٹرنل باڈی آرگنز کی ایکسرسائز ہے کپال بھاتی، چہرے کا نور ہے کپال بھاتی، آکسیجن کی سپلائی آپ کے برین کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے کپال بھاتی کرنے سے۔ آلٹرنیٹ بریدنگ کی ہم بات کرتے ہیں، میں 3 پرانایام کا ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ تینوں کامن ہیں، نارملی ہر ایک کو تقریباً ان کے بارے میں پتہ ہے۔ آلٹرنیٹ بریدنگ جو ہے وہ آپ کے دماغ کو، آپ کے مائنڈ کو، آپ کے جسم کو ریلیکس کرنے میں سب سے زیادہ مددگار ہے۔ ایون کہ آپ کا اگر بلڈ پریشر لیول ہائی ہے
तो ख़ास टेक्निक से करने से आपका ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल में आ सकता है, कंट्रोल में आ सकता है। और इसी तरीके से अगर लो हुआ है तो उसको भी आप नॉर्मल कर सकते हैं अल्टरनेट ब्रीदिंग के थ्रू। अब आगे हम आते हैं इसके, ये कैसे करना चाहिए योगा। तो योगा करने के लिए वक्त तो कोई फिक्स नहीं है, आप सुबह अल सुबह भी कर सकते हैं, आप रात को भी कर सकते हैं। बस जो मेन इसमें एक कॉशन है, प्रिकॉशन है, वो ये है कि इसमें खाली पेट होना चाहिए। आपका खाना खाए हुए आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हो, या आपका पेट बिल्कुल खाली हो। सुबह उठ के फारिग होके फ्रेश होके आप योगा अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 घंटा दें अपने आप को। इसी तरीके से रात को भी आप कर सकते हैं। अब मेरी जो डेली की प्रैक्टिस है वो तकरीबन रात की है, क्योंकि मेरी जॉब भी कुछ इस तरह की है कि मैं रात को घर आता हूँ तो फिर मैं करता हूँ योगा को। डेली 1 से 1.5 घंटा मेरी प्रैक्टिस होती है, और उस वक्त मैं खाली पेट होता हूँ। और फिर उसके बाद खाना नॉर्मली, फिर रात को तो आप लिक्विड ही खाएं, यही सजेशन है। हार्ड गज़ा नहीं आप लेंगे, क्योंकि डाइजेस्ट करने में स्टमक को टाइम लगता है, और उस वक्त सोने का टाइम होता है, तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता। और सुबह उठ के जब आप दोबारा नाश्ता करते हैं तो वो दोनों खाने आपस में मदगम हो जाते हैं और डाइजेस्ट नहीं होते, जो बीमारी का बायस बनते हैं। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्किंग है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं डिस्कशन करूंगा। कि जब आप निवाला अपने मुंह में रखते हैं तो जो निज़ाम इंहज़ाम है वो उस वक्त शुरू हो जाता है, उसी वक्त एक्टिव हो जाता है। आपकी जो जुबान है उसके अंदर, उसके ऊपर सेंसर लगे हुए हैं। जो आपका निवाला है वो पूरी जुबान के ऊपर जिधर जिधर जाता है सेंसर के ऊपर, तो सेंसर ब्रेन को उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसको हजम करना है। इसीलिए कहा जाता है कि खाने को, निवाले को अच्छी तरह चबा के आप निगलें। उसके बाद आपका जो निवाला है वो सीधा आपके स्टमक में चले जाता है। आप खाना खाते रहते हैं, निवाला स्टमक में जा चले जाता है। अब स्टमक का प्रोसेस है उसको लिक्विड में तब्दील करना, डाइजेस्ट करना। इसलिए ये भी कहा जाता है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, क्योंकि स्टमक एक लोहे को पिघलाने वाली भट्टी की तरह गर्म होता है। 37 डिग्री आई थिंक होती है उसकी। जब आप ऊपर से पानी पी लेंगे तो वो डाइजेस्टिव का जो प्रोसेस है, खाना हजम होने का, वो रुक जाएगा, वो भट्टी सर्द हो जाती है, स्टमक ठंडा हो जाता है। आपका जो लिक्विड स्टमक में होता है वो ठंडा होने से खाना हजम नहीं हो पाता। अनटिल के 4 6 घंटे गुजर जाते हैं, आपको दोबारा भूख लग जाती है, आप ऊपर से फिर खाना खा लेते हैं। पहले वाला अभी आपके स्टमक में होता है, ऊपर से और आ जाता है। इस वजह से जो कुछ खाना हजम होता है, कुछ हजम नहीं होता। जब वो दूसरी तरफ आगे बड़ी आंत में चले जाता है इखराज के लिए, तो कुछ तो निकल जाता है, कुछ आपके पेट में रह जाता है, जिससे आहिस्ता 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 आप मोटा होना शुरू हो जाते हैं, ओबेसिटी आपको आना शुरू हो जाती है, अंतड़ियों में फंस जाती हैं। जो खुराक सही हजम नहीं होती वो अंतड़ियों में फंस जाती है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आपको लग जाती हैं। कब्ज हो गई, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर बीमारी की जड़ है वो। इस वजह से कोशिश करें कि खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने पानी पीना है। खाना खाने के तकरीबन 45 मिनट बाद आपने पानी पीना है। कोशिश करें कि खाने के दौरान हम बिल्कुल पानी ना पिए। हाँ, अगर खुराक या सालन खुश्क है, दाल वगैरह है, तो आप 1 2 घूंट पानी के ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हमारे नबी पाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है, हदीस भी है कि खाने के दौरान पानी पीने का मतलब है कि खाना आपके लिए चांदी का बायस है, और खाने के फौरी बाद पीने का मतलब है कि खाना आपके लिए जहर है, और खाने के आधे पौने घंटे बाद पानी पीने का मतलब है कि खाना आपके लिए सोना है। बस इस चीज़ को फॉलो करें। खुराक के मामले में जो है, खाना जो शाम का खाना है, रात का खाना है, वो मगरिब से पहले खा लेना चाहिए, या मगरिब की नमाज तक खा लेना चाहिए। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये समझ लें कि चांद के तुलू होने और सूरज के गुरूब होने के ऊपर ही अमल करता है। जिस तरह सूरज गुरूब हो रहा होता है, ये भी सिस्टम स्लो पड़ता जा रहा होता है। तो कुदरती असूल भी है कि खाना जो है मगरिब तक आपको, रात तक खा लेना चाहिए, ताकि मगरिब और सोने के दरमियान आपको 4 से 6 घंटे मिल जाएं, तो खाना अच्छी तरह हजम हो जाए।
सिंपल ग़िज़ा सबसे बेहतरीन है, सादा ग़िज़ा सबसे बेहतरीन है। जहाँ तक इंसान को, इंसानी जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत है, वो आप उससे ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जितना आपका स्टमक का साइज़ है, उतनी ही आपने एक वक़्त की ग़िज़ा खानी है। अब आपके स्टमक का साइज़ कितना है, आप इसके ऊपर अगर देखें तो एक अपने हाथ की मुट्ठी को आप ऐसे कर लें, जितना इस मुट्ठी में खुराक आ सकती है, उतना ही आपके एक वक़्त की तलब है खाने की। इससे ज़्यादा खाएँगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको। अब शुगर के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि शुगर क्यों होती है? लबलबा जो इंसुलिन ख़ारिज करता है, वो अकॉर्डिंग टू स्टमक साइज़, अकॉर्डिंग टू योर डाइट, जो स्टमक साइज़ के मुताबिक है, एक पाम के बराबर है, उतनी ही वो ख़ारिज करता है, जो खाने को हाज़मे में मदद देती है। अगर आप एक रोटी की जो आपकी है साइज़ आपके हाथ का आप खाते हैं, आप 2 खा लेंगे, तो उसने पैंक्रियाज़ ने, लबलबे ने आपकी इंसुलिन इतनी ख़ारिज करनी है जो एक रोटी को हज़म करने के काबिल हो। इससे ज़्यादा वो नहीं ख़ारिज करेगा और बाकी जो एक रोटी होगी वो आपके लिए ज़हर बन जाएगी, बीमारी का बायस बनेगी। ये थोड़ी-सी परहेज़ हैं जो आप अगर कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी और आप बिल्कुल फिट रहेंगे। आजकल जोड़ों का दर्द आम है, घुटनों में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, हर बंदा कह रहा है, किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को नींद नहीं आती, हेडेक है, डिप्रेशन हर वक़्त रहती है। ये सारी चीज़ें इस वज़ह से होती हैं कि हम एक तो कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, खा लिया, बैठ गए, सो गए, काम कर लिया। अपने जिस्म को थोड़ा-सा पेन का आदी बनाएँ, 1 घंटा प्रैक्टिस योगा की करें, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें और डेफ़िनेटली आप करें। ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए ज़िंदगी का बायस है इस दुनिया में। ऑक्सीजन के बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। अल्लाह पाक ने लंग्स हमें दिए हुए हैं, फेफड़े, जो ऑक्सीजन को इन्हेल जब आप करते हैं तो उधर से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है। अब जो नेचुरल तरीका है ब्रीथिंग का, वो भी अक्सर लोगों को नहीं पता। हम जो अपने फेफड़ों का यूज़ करते हैं वो तकरीबन आप कह लें कि पूरा हम अपने लंग्स का यूज़ नहीं करते, ऑक्सीजन को इन्हेल करते हुए, 50% भी नहीं करते हैं। अंदाज़ा है तकरीबन कोई 20-25% लंग्स का इस्तेमाल होता है। जो प्रॉपर वे ऑफ ब्रीथिंग है, वो है कि पहले आप साँस जब इन्हेल करते हैं, अंदर आप ऑक्सीजन को इन्हेल करते हैं, तो पहले आप अपने पेट से इन्हेल करेंगे, पेट से फिर चेस्ट आएगी, चेस्ट से फिर अपर चेस्ट आएगी। इस सारे प्रोसेस को तकरीबन 7 सेकंड लगते हैं, फुल इन्हेल में, डीप इन्हेल में। और इसी तरीके से जब आप एक्सहेल करेंगे, साँस खारिज करेंगे, तो पहले पेट से आप खारिज करेंगे, फिर चेस्ट, फिर अपर चेस्ट से आप खारिज करेंगे। जब आप साँस इन्हेल करते हैं, ऑक्सीजन इन्हेल करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो आपका पेट फूल के बाहर आना चाहिए। ये निशानी है कि आप प्रॉपर ब्रीथिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप सिंपल सी करते हैं तो आपका चेस्ट के ऊपर साँस आप लेंगे सीधी-सी। बट जो नेचुरल तरीका है वो ये है कि पहले आप पेट को इन्हेल से थ्रू इन्हेल करें, पेट आपका फूले, फिर आपकी चेस्ट, फिर अपर चेस्ट एरिया जो ये वाला है, ये अपर चेस्ट एरिया है। ये आपका लोअर चेस्ट एरिया और ये बेल है आपका। इसको आप इन्हेल एक्सहेल करेंगे पूरा, तो फिर इसका प्रॉपर आप बेनिफिट ले सकेंगे ऑक्सीजन का भी। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ब्रीदिंग प्रॉपर हो ऑक्सीजन, तो इसका मतलब यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे जिस्म में जा रही है और ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है। जब ब्लड प्यूरिफाई होगा तो बीमारियां आपके जिस्म में नहीं आ सकेंगी, आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होगा, उससे आपको बीमारियों से बचत होगी, इतनी आसानी से आप बीमार नहीं हो सकेंगे। यानी कि 2 चीज़ें अभी तक क्लियर हो गई। एक तो योगा की प्रैक्टिस या कोई फिजिकल एक्टिविटी, अगर नहीं आप योगा कर सकते ना करें, नो इश्यू। आप वॉक कर लें, आप रनिंग कर लें और कई फिजिकल फिटनेस की एक्सरसाइजेज हैं, आप वो कर सकते हैं। मिनिमम 1 घंटा आप दें। अब और इसके साथ ब्रीदिंग आप करें।
मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं आपसे डिस्कस करना मुनासिब समझूंगा, जिसमें एक तो उनमें से ओबेसिटी प्रॉब्लम का शिकार है। उनका वजन था 118 केजी जब मैंने उनको ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, स्टार्ट किया हमने थ्रू योगा। हमने एक डेढ़ माह में उनका वजन तकरीबन 6 से 8 किलो कम किया। योगा एक्सरसाइज थी 1 घंटे की उनकी होती, मेडिटेशन होती थी थोड़ी सी रिलैक्सेशन के लिए, और डाइट मैंने उनको नहीं कभी बोला, जो वो खा रहे थे मैंने कहा था वही खाएं। पहले भी वो नॉर्मल डाइट ही खाते थे, बट उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। 118 केजी उनका वेट था, जो कम होके 112 पे आ गया था, 112 पे। आगे रमज़ान शुरू हो गया, जिस वजह से हमारी क्लास फिलहाल बंद हो गई। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जब शुरू होगा तो अल्लाह होप आई होप के काफ़ी बेहतर होगा इस सिलसिले में। इसके अलावा और भी कई फिजिकल फिटनेस की एक्सरसाइज हैं जिनसे आप अपना वेट लूज कर सकते हैं, बट अगर आप इंजॉय करके करना चाह रहे हैं वेट लूज, तो फिर योगा से बेहतरीन कोई एक्सरसाइज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको सर? वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम बैक सर, आ रही है आपकी सर जी, आवाज़। मैं अब मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ आपके साथ कि मैं योगा में कैसे आया। मैं अक्सर पार्क में रनिंग करने जाता होता था। ट्रैक पक्का था, पक्के ट्रैक की वजह से मेरे घुटने में दर्द निकल गया। तो मेरे उधर पार्क में एक जगह पे योगा भी होती थी, तो मैंने कहा चलो मैं इनके साथ ज्वाइन करता हूँ। अब मैं भाग नहीं सकता, तो मैं चले खड़े होकर एक्सरसाइज कर लेता हूँ, बैठ के कर लेता हूँ। मेरा वो दिन था आज से 3-4 साल पहले, और आज का दिन है। उसके बाद मैंने योगा को कभी नहीं छोड़ा। और पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा जो मैं अभी आपसे शेयर भी किया है, उसमें ये है कि जब अगर इसको आप सही तरीके से पकड़ लेते हैं, योगा को आप प्रॉपर इसको लेके चलते हैं, तो यकीन जाने आप बीमार नहीं होंगे कभी। आपको एलोपैथिक मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ेगी कभी भी, ना आपको डिप्रेशन होगा, ना ब्लड प्रेशर का मसला आएगा आपको, ना ही आपके घुटने दर्द करेंगे, ना ही यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आएगी। कोई भी बीमारी आपको नहीं आएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर हो जाएगी, आपकी डेली एक्टिविटी रूटीन बहुत बेहतर हो जाएगी। आपका ऑफिस वर्क है, आपका बिजनेस है, आप टीचर हैं, आप अपने अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिव तब्दीली फील करेंगे डे फर्स्ट से, जब आप योगा शुरू कर देंगे। आजमा के देखें, आप करें इसको स्टार्ट। हाँ, इसलिए एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि स्टार्ट में अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो आप सर चैट पे आ जाएं, काइंडली चैट पे मैसेज दें मुझे। तो आप किसी प्रॉपर उस्ताद से पहले इसकी थोड़ा सा ट्रेनिंग ज़रूर लें, जो आपको टेक्निक्स के बारे में बता सके कि ब्रीदिंग कैसे करनी है, किस आसन में, कहाँ आपने एक्सहेल करना है, कहाँ इनहेल करना है, कहाँ आपने होल्ड रखना है ब्रेथ। इसी तरीके से वो ब्रीदिंग टेक्निक्स भी आपको बताएगा। ये जो प्राणायाम का मैंने आपसे जिक्र किया था, तो वो कैसे आपने करनी है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं योगा में जो आ जाती हैं, जिसमें बंदाज हैं, जलंधर बंद है, ज्ञान बंद है, महाबंद है। ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी ऑनलाइन आने का मौका मिला आपके साथ तो ज़रूर डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा, और इसके ऊपर बताऊंगा भी आपको। अभी फिलहाल आने का मकसद यही था कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग रेगुलर योगा या फिजिकल फिटनेस को आदी बनाएं अपने आप को, ताकि पाकिस्तान की जो एवरेज एज है वो भी ऊपर की तरफ जाए ग्राफ का। सलीम साहब मुझे चैट कर रहे हैं, तो फिर आवाज़ उनकी अभी तक नहीं आ रही। जो मेरे होस्ट हैं वो मुझे देख रहे हैं। खैर, अब इस वक्त सेशन तो लाइव चल रहा है, पर मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है कि आप अगर कोई सवाल मेरे से पूछना चाहें तो पूछ सकें। उसका भी इंशाल्लाह बाद में मैं अरेंजमेंट करूंगा इस चीज़ का, कि क्वेश्चन आंसरिंग का भी एक सेशन आपके साथ रखा जाए, कि जिस मामले में भी आप योगा के ऊपर, फिटनेस के ऊपर आप पूछना चाहते हैं मेरे से सवाल पूछें। जी सलीम साहब बोलें। सर, मेरी आवाज अभी आ रही है आपको या नहीं आ रही? लाउड एंड क्लियर आ रही है सर, प्लीज सर जी, ज्वाइन। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसको कंटिन्यू किया। एक्चुअली इंटरनेट का मसला ऐसा है कि हर आदमी समझता है, इसलिए मेरी आवाज जो है नहीं आ रही थी आपकी तरफ। अनवर साहब,
चले, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ आपको। सलीम साहब की आवाज़ फिर बंद हो गई है, उनकी तस्वीर मुझे नज़र आ रही है। योगा में अपना एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक क्रिया है योगा की, एक टेक्निक है शंख प्रक्षालन, जो मैंने अपने उस्ताद के अंडर ही की थी। 7 डेज का वो कोर्स था, जिसमें हम पानी के थ्रू पानी के थ्रू और विद योग आसना, ये वह टेक्निक है जिसमें आप पानी पी के योगा आसना भी करते हैं। अदरवाइज और किसी टेक्निक में मेरे इल्म में कम से कम नहीं है कि आप पानी पी के योगा आसना कर सकें। इसमें होता क्या, हमने डीप बॉडी क्लींजिंग है ये इंटरनल ऑर्गन्स की, जिसमें ओबेसिटी भी आ जाती है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी हल हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल में आ जाता है, आपका वेट रिड्यूस भी हो जाता है, और भी सारी काफ़ी बीमारियां, यानी कि टोटल आपको हेल्थी कर देती है जी। 7 डेज का ये कोर्स होता है। इसमें हमने 3 लीटर से लेके 6 लीटर तक पानी पिया था डेली, विद इन 2 आवर्स। 2 घंटों में हम 2 गिलास पानी पीते थे पहले, फिर योगा आसना किए, 5 या 6 होते हैं वो। उसके बाद फिर 2 गिलास पानी पिया, फिर योगासन किए, फिर 2 गिलास पानी पिया, फिर योगासन किए। इस तरह जब 11-12 गिलासों तक आप पहुंच जाते हैं, आपका पेट फूल जाता है, तो आप सबसे पहले आपका स्टमक वॉश होता है, आपका वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, अनटिल के व्हाइट कलर का पानी ही सिर्फ जो होता है वो आपके वॉमिट से निकलता है। इसी तरीके से आप पानी पीते जाते हैं 2 घंटे लगातार योगासना करते जाते हैं, तो ये इंटरनल क्लीनिंग कर देता है। टोटल आपको पानी ही आपके जिस्म से खारिज होता है। एक वक्त ये भी आता है कि सिर्फ पानी खारिज होता है, इट्स मीन कि आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपकी अंतड़ियां हैं, वो साफ हो चुकी हैं हर किस्म की गलाजत से। और ये 7 डेज होता है कोर्स। नमकीन पानी होता है, नीम गर्म नमकीन पानी जो हम पीते हैं, ये मैंने किया था। अब यकीन जाने मेरा वेट भी उससे रिड्यूस हो गया, मेरा और भी मसले थे थोड़े से, वो भी रिड्यूस हो गए, ख़त्म हो गए। बहुत बेहतरीन क्रिया है, बट ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुई थी। मेरे जो उस्ताद हैं, आज भी उनको सलाम है कि माई गुरु, वो मुझे मिले, खुश नसीब हूँ मैं। उनके अंडर ही हमने की थी। हम 7 बंदे थे टोटल स्टूडेंट जो उस वक्त क्लास में थे। 3 घंटों की हमारी सेशन होता था। प्रैक्टिस ये करने के बाद फिर हम 1 घंटा हमारी रेस्ट होती थी, बिल्कुल ही रेस्ट, क्योंकि हमारी बॉडी इस काबल ही नहीं होती थी कि हम हिलजुल भी सकें, हम लेट जाते थे सीधा होके। फिर आफ्टर 1 आवर हम खाते थे खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी विद देसी घी, टोटल देसी घी। 7 डेज हमने वही खाई है। और 7 दिन हमने कोई हार्ड फूड नहीं लिया, कोई सख्त गज़ा, हमने रोटी नहीं ली, खिचड़ी या यखनी, इस तरह की चीज़, सॉरी यखनी नहीं, खिचड़ी लेते थे या जूस वगैरह लेते थे, और इसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया। 7 दिन हमने ये कोर्स किया। हमारा स्टमक, हमारा इंटरनल बॉडी ऑर्गन बहुत नरम हो जाते हैं इस दौरान में, और ये बड़ी बेस्ट टेक्निक है। हाँ, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अभी तक ये मेरे इल्म में जो है वो एक ही दफ़ा हुई थी, उसके बाद नहीं हुई, और ना ही किसी और ने इसकी तरफ तवज्जो दी, ना ही करवाई है। एक छोटे सा इसका और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आपसे। तो जो मेरे साथ स्टूडेंट था एक, उसको गुर्दों का प्रॉब्लम था, फिस्टुला उसको लग चुका था, नेक्स्ट से उसका स्टार्ट होना था डायलिसिस। तो उसने उधर रिव्यू कर लिया हमारे साथ, वो ज्वाइन कर गया। वो पानी भी पीता था जितना हम पीते थे, और एक्सरसाइज भी करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है खुद उसको। 7 डेज जब हमारे साथ रहा है वो, उसके गुर्दे वर्क करना शुरू हो गए थे, उसका यूरिन पास हो रहा था, उसका वजन भी नॉर्मल था, और उसको और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही थी। इसी तरीके से एक और साथ थे हमारे, शुगर पेशेंट थे वो, इंसुलिन वो लेते थे। अब पॉइंट तो मुझे याद नहीं कितने पॉइंट तक इंसुलिन डेली लेते थे वो, सुबह और शाम। बट 7 दिन के बाद क्या, बल्कि 3 दिन के बाद ही उनकी इंसुलिन एक वक्त की टोटल बंद हो गई थी, उनकी शुगर कंट्रोल में आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता। फिर एक फीमेल भी थी हमारे साथ, जो खड़े होके प्रॉपर नमाज नहीं पढ़ सकती थी। आफ्टर 3 और 4 डेज वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नमाज अदा कर रही थी, कह रही थी कि मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है योगा। इसके लिए प्रॉपर उस्ताद का होना तो बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग के ऊपर जब आप सीख जाएं, जब आपको उस्ताद कह दे, तो फिर आप खुद भी कर सकते हैं। अब सीखने का अमल जो है वो
कितनी देर में आप इसको लर्न करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना इसमें पैशनेट होते हैं, कितना जेन्युइन होते हैं, क्योंकि ये एक आग का दरिया है। मैं मजाक नहीं कर रहा, योगा एक आग का दरिया है, ये ध्यान में रखिएगा ये चीज़। जब आप इसमें कूद जाएंगे तो फिर आप इसका एंजॉय कर सकेंगे, फिर आप इसका एंजॉय कर सकेंगे। मेरे जो उस्ताद थे अक्सर वो यही कहते होते थे कि योगा एक आग का दरिया है, ये आसान काम नहीं है, हर बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी अपने जिस्म को तकलीफ देना नहीं चाहेगा। जबकि अनटिल नो पेन अनटिल नो गेन, एक दफा की पेन है आपकी, महीना 2 महीने रहेगी, उसके बाद आपकी जब स्ट्रेचिंग खुल जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, मसल आपके नरम हो जाएंगे, टिश्यूज आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, आपकी हड्डियां भी बेंड होना शुरू हो जाएंगी, बेंडिंग आ जाएगी, आप जिस्म आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो यकीन करें आप समझेंगे कि आप पता नहीं किस दुनिया में आ गए हैं। बीमारियां आपके लागे भी नहीं आएंगी, आपके करीब भी नहीं आएंगी, इतना पावरफुल है योगा। अल्लाह ताला की एक अता है, अता जो उसने बनी हुई इंसानियत को दी है, कायनात का इल्म, एक कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट साइंस है योगा। पाकिस्तान में अब जाके इसका अवेयरनेस आना शुरू हुई है लोगों में। काफ़ी तंजीमें हैं माशाल्लाह जो करवा रही हैं, पार्क में सुबह के टाइम फ्री योगा भी करवा रहे हैं। कुछ हमारे बहन भाई ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल हैं, जो सर्टिफाइड हैं, वो सर्विस चार्ज भी करते हैं इसके ऊपर। दोनों ही ठीक है, आप दोनों के पास जा सकते हैं। अगर आप नहीं पैसे अफोर्ड कर सकते, आप पार्क में जाके कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो आप सर्टिफाइड के पास भी जा सकते हैं। करें ज़रूर इस चीज़ को, एक दफ़ा ज़िंदगी में 1 महीना 2 महीने ट्राई करके ज़रूर देखें योगा को। मेरी इल्तिजा समझ लें, मेरी दरख्वास्त समझ लें, मेरी सजेशन समझ लें, रिकमेंडेशन समझ लें, जो मर्जी समझ लें, एक दफ़ा इसको ज़रूर करें। ज़िंदगी में करके देखें, आप इंजॉय करेंगे, रियली इंजॉय करेंगे। वो एक्सरसाइज है जो आपको सब कुछ भुला देती है। आपको कोई डिप्रेशन नहीं होती उस वक्त जब आप योगा कर रहे होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती आपको, बल्कि इस तरह के हालात को कैसे निपटा जाता है वो भी आपको ये बताता है। उसके बाद अगर योगा के अगर डिस्कस करते हुए मेडिटेशन का जिक्र ना आए तो फिर समझ लें कि योगा का जिक्र जो है ना वो अधूरा है। मेडिटेशन या मुराकबा जिसको हम कहते हैं, वो आप योगा स्टार्ट करने से पहले भी कर सकते हैं, आप आखिर में भी कर सकते हैं, आप रात को जब खामोशी हो उस वक्त भी कर सकते हैं। मेडिटेशन के बहुत से फ़वायद हैं, पावरफुल टेक्निक है। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली आपने अपने माइंड को कंट्रोल में करना होता है, अपनी ख्वाहिशात को अपने कंट्रोल में लेकर आना होता है। क्योंकि जनरल पब्लिक या हम नॉर्मली हम अपने माइंड के ताबे होते हैं। जब आप मेडिटेशन को रेगुलर कर लेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका माइंड आपके आपकी रूह के ताबे हो जाएगा। जिस्म बेचारा तो अमल करेगा ना, उसने तो आपके माइंड ने जो बोलना है आपने उसके ऊपर चलना है, जिस्म ने परफॉर्म करना है। जी सलीम साहब, आवाज़ नहीं आ रही अभी भी आपकी, इसलिए मेडिटेशन जो है बहुत ज़रूर करनी चाहिए। मेडिटेशन में सिंपल आप फोकस करते हैं ब्रीदिंग के ऊपर, ब्रीदिंग के जब आप फोकस कर लेते हैं 5 10 15 20 मिनट की आप मेडिटेशन करना शुरू हो जाते हैं, फिर आपका फोकस डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर आप फिर आप मज़ीद एक स्टेप आगे जाते हैं। आप ब्रीदिंग तो साथ करते ही करते हैं, आप किसी एक चीज़ को, ख्याल को अपने ज़हन में बिठा लेते हैं और उसके ऊपर आप वर्क करना शुरू कर देते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आप पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी को अपने जिस्म से बाहर निकाल रहे हैं। जब आप 6 7 माह ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिएगा आपने कितना फ़र्क आया। अगर छोटी सी मिसाल इसकी मैं दूंगा आपको, आपको नींद नहीं आती रात को, और या आप सुबह अलार्म लगाने के बावजूद आप उठ नहीं सकते, ये दोनों चीज़ें आप थ्रू मेडिटेशन कंट्रोल कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि सुबह आप उठ नहीं सकते अलार्म लगाने के बाद भी, आप सिंपल ये करें कि सोते हुए अपने दिमाग को, अपने माइंड को 10 से 15 दफ़ा ये इंस्ट्रक्शन दें, ये हिदायत दें कि मैंने सुबह 5:10 पे उठ जाना है। बार बार ये फिक्रा बोलें, बार बार ये फिक्रा बोलें, बार बार ये फिक्रा बोलें।
15-20 दफ़ा बोलें, इसकी प्रैक्टिस करें तो 15 से 20 दिन तक, तो आप देखिएगा विद इन वीक आपको ऐसा महसूस होगा कि बल्कि आप उसके ताबा हो जाएंगे और आप खुद ब खुद उठना शुरू हो जाएंगे। बाकी एंड पे मैं फिर यही मैसेज करूंगा कि नो पेन नो गेन, योगा करें, सेहत करें, अपने आप को सेहतमंद बनाएं और दूसरे लोगों को इसके बारे में। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में मज़ीद डिस्कशन होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।